हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, हम लोग इस मंच पर उपस्थित है विशेषकर लोकसभा दुभाषीय परीक्षा के प्रथम चरण के ओरेशन टेस्ट के लिए। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि ओरेशन टेस्ट दरअसल एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें आप की वाक शैली, आप कितना बोलने में दक्ष है, इसकी परीक्षा ली जाती है। और इस सब परीक्षा के दरमियान आपके कई तरह के मापदंडों पर विचार किया जाता है। कई तरह के मापदंड है, जैसा कि मैंने कई बार बताया है अपने वीडियोस में कि आपकी भाषा शैली कैसी है, आप किस तरह से विषय वस्तु को अपने शीर्षक में डाल रहे हैं, आप किस तरह से हाव भाव रखते हैं, किस तरह से आप अपने उच्चारण पर ध्यान दे रहे हैं, किस तरह से आप उतार चढ़ाव अपनी भाषा में रख रहे हैं। बहुत तरह के इस तरह के मापदंड है। हालांकि आपके एडमिट कार्ड में कुछ ही मापदंडों के बारे में जिक्र किया गया है, लेकिन उन्हीं मापदंडों में कई तरह के ऐसे मापदंड है जो कि उसमें समाहित है और उस चीज को वहां पर उजागर नहीं किया गया है। बहुत तरह के ऐसे मापदंड है। ये हम लोगों का मॉक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोग जितना ज्यादा मापदंडों पर काम करेंगे उतना ज्यादा वहां पर आप की का ओरेशन निखर करके आएगा। हम लोग हरे इस तरह के मंच पर इसी दुभाषीय परीक्षा के प्रथम चरण के अलग अलग शीर्षकों पर ओरेशन देते हैं और फिर हम लोग उस पर मूल्यांकन भी करते हैं। स्वमूल्यांकन काफी आवश्यक होता है। इसके बाद किसी एक्सपर्ट का मूल्यांकन हो तो और भी अच्छी बात है। हम लोग दोनों ही तरह के मूल्यांकन इस मंच पर करेंगे और जितनी भी तरह की कमियां आप पा रहे हैं आपको उन कमियों पर ध्यान देना है और सारी कमियों को आपको दूर करने का पूरा प्रयास करना है। आज का जो शीर्षक हम लोगों का है किस तरह से समान नागरिक संहिता भारत को और भी एकजुट कर सकती है। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि हम लोग काफी इस बात को लेकर के फक्र या गर्व की अनुभूति करते हैं कि हम लोगों के देश में अनेकता में एकता है। और इस अनेकता में एकता रहने के बावजूद भी हम लोग जैसा देखते हैं कि उन 75 साल बीत चुके हैं भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति की। और इस दरमियान कितने सारे दंगों को हम लोगों ने झेला है, कितने सारे निर्दोष लोगों की जाने गई है। कहीं ना कहीं एकजुटता में कमी दिखी। हम लोग जिस देश में रहते हैं वहां पर हम लोगों का एक संस्कृत का श्लोक भी है जिसमें हम लोग कहते हैं संग गच्छध्वम संवदध्वम संभव मनांसी जानता, है ना। तो इस सब भाव को लेकर के हम लोगों को चलने की आवश्यकता है और यह भाव तभी हम लोग ला सकते हैं यदि हम लोग समान नागरिक संहिता के बारे में सोचते हैं और उसको हम लोग लागू करते हैं। इसी शीर्षक पर हम लोग आज काफी विस्तार से हम लोग इस पर ओरेशन लेंगे और इस ओरेशन के दरमियान जितने भी तरह के मापदंड हो सकते हैं सारे तरह के मापदंडों पर हम लोग ध्यान केंद्रित करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड, हम लोग चलते हैं आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। In today's session, we have a very important topic. The topic is Uniform Civil Code will unite India a step ahead. Friend, since independence, India has witnessed a lot of riots, and in the riots, a lot of people were killed. This shows that despite the fact that in India there is a unity in diversity, the unity is not seen and violence has been witnessed many a time in the country. And this violence should not take place further. It is necessary to have a uniform civil code in the country. And the country is going ahead in this regard in a very fast pace. Before the Lok Sabha election next year, it is quite likely that UCC will be implemented in the country. So this topic is really a debatable topic and we will shed light on each and every aspect of this topic in detail, keeping in mind the time barrier
As you know that you will get 3 minutes time, and in 3 minutes time you need to complete each and every aspect of the topic given. Okay, so in this session we have so many participants. First of all, I would like to invite शिवम शिवम जी, आप हाँ, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। देखिएगा, 3 मिनट का समय है। 3 मिनट में आप अपनी बातों को रखेंगे पूरी तरह से। देखिएगा, ओरेशन और रीडिंग दोनों में काफी अंतर होता है, इसलिए ओरेशन के लहजे में आपको बात करना है, बोलना है ना। प्रयास अवश्य आप करें, शब्दों पर आपको फोकस करना है, किस तरह से आप वाक्य विन्यास का प्रयोग कर रहे हैं, हर तरह की चीजों पर आपको विचार करते हुए आपको ओरेशन पूरा करना है। आप यदि हिंदी का राउंड में है तब आप पूरी तरह से शुद्ध हिंदी बोलने का प्रयास करेंगे। यदि आप अंग्रेजी के राउंड में है तो उसे भी आप शुद्ध तरीके से पेश करेंगे, अर्थात शुद्ध अंग्रेजी में आपको अपनी बातों को रखना है, समय का ध्यान रखते हुए। 3 मिनट जैसे ही पूरा होने वाला होगा, आपको बीप की आवाज सुनाई देगी और आपको सचेत हो जाना है और निष्कर्ष पर तुरंत पहुंच जाना है। और वहां पर भी कुछ ऐसे ही प्रक्रिया को लागू की जाएगी, इसलिए अभी से आप लोग सभी अभ्यस्त हो जाए इसके लिए। ठीक है, तो शिवम जी, आप तैयार है? आप प्रारंभ करिए। सबसे पहले हिंदी राउंड के लिए सब लोग अभी हिंदी के लिए तैयार रहिए इस विषय पर बोलने के लिए। ओके शिवम जी। सज्जनों, आज मैं आपके सामने नागरिक संहिता और भारत को एकजुट करने में इसके महत्व के बारे में बात करने के लिए खड़ा हूँ। यूसीसी राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और हमारे विविध समाज के ताने बानों को मजबूत करने की दिशा में एकदम आगे है। यह एक महत्वपूर्ण उपाय है जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समानता और न्याय सुनिश्चित करना है, भले ही उनका धर्म या व्यक्तिगत विश्वास कुछ भी हो। भारत समृद्ध संस्कृति और धार्मिक विविधता का देश है, जहां विभिन्न धर्मों के लोग सौहार्दपूर्ण रहते हैं। हालांकि इस विविधता ने विभिन्न धार्मिक समुदाय के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों को भी जन्म दिया है, जो विवाह, तलाक, विरासत और गोद जैसे मामलों को नियंत्रित करते हैं। कानूनों के इन विभिन्न सेटों ने अक्सर नागरिकों के बीच असमानता और संघर्ष पैदा किया है। एक लोकतांत्रिक समाज के मूलभूत सिद्धांतों में से एक समानता के सिद्धांत है। यूसीसी प्रत्येक व्यक्ति का समान अधिकार है और अवसर की गारंटी देकर इस सिद्धांत का पालन करता है। ये विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए अलग कानूनी प्रणाली की धारणा को समाप्त करता है और इस विचार को बढ़ावा देता है कि सभी नागरिक नियमों को एक ही समूह द्वारा शासित होते हैं। ये न केवल हमारे देश की एकता को मजबूत करता है, बल्कि धर्मनिरपेक्षता और समावेशिता के मूल्यों को भी मजबूत करता है, जिससे हमारा संविधान कायम रहता है। यूसीसी कानूनों के एक सामान्य समूह प्रस्तावित करता है जो मौजूद व्यक्तिगत कानूनों को प्रस्तावित करेगा। इन मामलों में एकरूपता और समानता लाएगा। ये भारत के प्रत्येक नागरिकों को कानून के समझ समान मानकर एकता और सामंजस्य की भावना को बढ़ावा देगा, भले ही उनके धर्म कुछ भी हो। एक कानूनी सामान्य ढांचा प्रदान करके यूसीसी भेदभाव पूर्ण प्रथाओं को समाप्त करेगा और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करेगा। हालांकि यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि यूसीसी को लागू करने के लिए सभी हितधारकों के साथ सावधानी पूर्वक विचार और परामर्श की आवश्यकता है। ये हमारे देश में मौजूद विविध सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान के साथ संपर्क किया जाना चाहिए। देश एक समान संस्कृति थोपना या प्रत्येक पहचान को कमजोर करना नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक के लिए समान अधिकार और न्याय सुनिश्चित करना है। इसके अलावा यूसीसी सामाजिक न्याय मुद्दों को संबोधित कर सकता है और समाज में सकारात्मक बदलाव भी ला सकता है। ये लैंगिक असमानताओं से निपट भी सकता है और महिलाओं के विवाह, तलाक और विरासत के मामले में समान अधिकार देकर उन्हें सशक्त बना सकता है। ये उन प्रथाओं को समाप्त कर सकता है जो भेदभाव को कायम रखते हैं और सभी नागरिकों के लिए एक समान अवसर प्रदान करते हैं। यूसीसी एक ऐसे समाज के निर्माण की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है जो महत्वपूर्ण और पुरातन प्रथाओं से मुक्त है। अंत में समान नागरिक संहिता भारत को एकजुट करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह धार्मिक सीमाओं को पार करने वाले कानूनों को एक समान सेट स्थापित करके समानता, न्याय और एकता को बढ़ावा देते हैं। यूसीसी को अपनाकर हम एक मजबूत, अधिक समावेशी राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों। विनोद जी, आप बताइए। विनोद जी। चलिए। तो प्रभात, सबको नमस्कार। मेरा नाम विनोद कुमार है। मेरा आज का विषय है समान नागरिक संहिता और
भारत के एकीकरण में इसके महत्व। समान नागरिक संहिता भारत के लिए एक प्रस्तावित विधिक ढांचा है जिसमें हमारे देश के लिए देश के नागरिकों के लिए, चाहे वो किसी धर्म या समुदाय से ताल्लुक रखते हो, उनके विवाह, तलाक, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत कानून हो और व्यक्तिगत विषयों से संबंधित सार्वभौमिक एक समान कानून बनाने के लिए एक संहिताबद्ध कानून लागू करने की एक प्रक्रिया है। इस संहिता के माध्यम समान नागरिक संहिता का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है, जिसमें ये कहा गया है कि भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्र के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। हालांकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार भारत के नीति निर्देशक तत्व जो कि संविधान के भाग 4 में वर्णित है, वो अपरिवर्तनीय है। समान नागरिक भारत में समान लैंगिकता के कानूनों को प्रचार करेगी तथा भारतीय विधिक जो प्रणाली है उसको बहुत ही सरल और सुगम और वर्तमान समय के अनुकूल बनाएगी। समान नागरिक संहिता के माध्यम से हम पंथ निरपेक्षवाद की भावना का उन पर जोर देगी तथा समाज को एकीकृत करेगी और तथा विभिन्न वर्गों, विभिन्न समुदायों के बीच में होने वाले तनावों को कम करेगी। समान नागरिक सिद्धांतों के माध्यम से हम विश्व पटल के साथ में अपने कानूनों और नियमों का समन्वय स्थापित कर पाएंगे तथा भारत को वैश्विक देशों के साथ में अपनी कानून व्यवस्था को समायोजित करने का हमें एक अवसर प्रदान करेगी। ये एक युवाओं की आकांक्षाओं पर खरी उतरेगी। समान नागरिक संहिता के माध्यम से हम एक ऐसा और समेकित राष्ट्र स्थापित करने में मदद करेगी तथा ये एक गंभीर विषय बना हुआ है। वर्तमान सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लाने के पक्ष में है तथा इस पर विभिन्न प्रकार की बहस और समितियां गठित करने का प्रबंध किया जाएगा तथा इसमें विरोधी कानूनों और तथा धार्मिक कट्टरपंथी लोगों को अपनी राजनीतिक और धार्मिक निजी हित को सिद्ध करने के लिए धर्म का उपयोग करने के लिए इसमें कम किया जाएगा तथा कुछ इसके विरोधियों का कहना है कि यह यूनिफॉर्म सिविल समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित समान नागरिक अधिकारों पर हस्तक्षेप करेगी। समान नागरिक संहिता भारत को समावेशी और विस्तृत बनाएगी तथा भारतीय कानूनों को सुदृढ़ और मजबूत और वर्तमान समय को समयानुकूल बनाएगी। धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छे। शिवानी। हाँ जी सर, मेरी नेटवर्क सही है क्या? हाँ, अब सही है। नेटवर्क सही है क्या? सही है। अच्छा, ठीक है, आप ही बताइए तो। हाँ ना, प्रियंका जी, है ना, जिनसे आप। सर मैं बोल दूं? हाँ, बोल दीजिए। प्रारंभ करिए। आदरणीय निर्णायक मंडली, नमस्कार। आज का मेरा विषय है समान नागरिक संहिता और ये किस प्रकार से भारत में एकता, प्रत्येक क्षेत्र में एकता स्थापित कर सकता है। भारत देश अनेकता में एकता का राष्ट्र कहा जाता है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के धर्मों, जातियों और समुदाय के लोग रहते हैं। 26 जनवरी 1950 में जब भारत के संविधान को लागू किया गया तो इसके तहत यहाँ पे रहने वाले सभी लोगों को उनके धर्म समुदाय और जातियों को पीछे करते हुए सभी को समान अधिकार दिया गया। सभी को कानून के समक्ष एक समान माना जाता है और सभी को उन्नति के लिए समान अवसर प्रदान किया जाता है। लेकिन इतने सारे अनेकता में एकता के उदाहरण को देखते हुए भी भारत में रहने वाले विभिन्न समुदाय के जो लोग होते हैं वो शादियों के लिए, तलाक के लिए, उत्तराधिकारी के लिए या अपनी संपत्तियों को हस्तांतरित करने के लिए वो लोग अपने धर्मों के अनुसार क्या करते हैं, अलग अलग नियम बनाते हैं। लेकिन और जिसके कारण समाज में कहीं ना कहीं असंतुलन उत्पन्न हो रही है। इन सभी को अगर हम लोग
एकजुट करने की कोशिश करें तो समान नागरिक संहिता का इस्तेमाल कर सकते हैं। समान नागरिक संहिता हमारे संविधान के चौथे भाग के 44 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। तो शादी शादी तलाक, उत्तराधिकारी और जो संपत्ति प्रदान करने की जो तरीका है, इन सभी में एकता स्थापित करती है। अगर हम लोग बात करें, अगर 1985 में अगर हम लोग शाहीन बानो की केस देखें, या फिर हम लोग 1995 में शारदा मुगल की केस देखें, और या फिर हम लोग तलाक की बात करें, तो इस तीनों मुद्दे में ही हमारे जो सर्वे है अपना जजमेंट देने के वक्त समान नागरिक संहिता पर जोर देते हुए इसके महत्व को बताया था, और सभी राज्यों को अपने यहाँ पर स्थापित करने के बारे में राय दी थी। लेकिन सिर्फ गोवा के अलावा अभी ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहाँ पर समान नागरिक संहिता को स्थापित किया गया है। हाँ, हालांकि उत्तराखंड, मध्य प्रदेश जैसे राज्य है जो शायद अगले लोकसभा चुनाव के पहले अपने राज्यों में समान नागरिक संहिता को स्थापित करने के बारे में सोच रहे हैं, शायद कर भी दे। अंततः मैं इतना ही कह सकती हूँ कि हम सभी को विभिन्न धर्मों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, और अच्छा समान नागरिक संहिता को स्थापित करने पर बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र उपाय है जो एकता, जो कि संवैधानिक शब्द है, संवैधानिक अधिकार है, इसको कार्य रूप में ला सकता है और हमारे समाज का विकास कर सकता है, और साथ ही साथ हम सभी में बंधुत्व और एकता की भावना को विकसित कर सकता है। धन्यवाद। बहुत अच्छा। शिवानी, मनु, यहाँ उपस्थित सभी जनमानस को सुप्रभात। आज का विषय है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता आज भारत में एक बहुत ही बृहद स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इसे जितना सराहा जा रहा है उतना ही इसकी अवहेलना भी की जा रही है। मुख्य रूप से समान नागरिक संहिता यह प्रदर्शित करता है कि हम जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म से परे सबों के लिए समान रूप से एक कानून की व्यवस्था की जाए। समान नागरिक संहिता जिस समय संविधान बनाया जा रहा था उस समय धारा 44 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसे शामिल किया गया, परंतु उसे अभी तक, जब हम आजादी के 75 साल मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव का घोषणा कर चुके हैं, तब तक इसे लागू नहीं किया गया है। इसके पीछे यह विशेष कारण रहा कि इसे बहुत जगह से अवरोध का सामना करना पड़ रहा है। अभी वर्तमान सरकार के जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें यह विशेष रूप से इस मुद्दे को रखा गया, और हाल ही में लगभग 2 से 3 दिन पहले यह एक बृहद चर्चा का विषय भी बना था, जिसमें विभिन्न समाचार के चैनलों ने इस पर वाद विवाद प्रतियोगिताएं इत्यादि रखी थी। जिसमें संविधान निर्माता इसका निर्माण कर रहे थे, उस समय कई संविधान निर्माताओं ने भिन्न भिन्न तरह के मत दिए, जिसमें से मुख्य यह था कि भीमराव अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू जैसे बुद्धिजीवी ने यह कहा था कि यह बहुत ही अच्छी पहल है, इसे लागू करना चाहिए, परंतु यह किसी पर थोपा नहीं जाना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि मूल अधिकार उप समिति के को लीड कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इसे मूल अधिकार से अलग रखना चाहिए, क्योंकि इस पर बहुत तरह के विवादों का भी प्रश्न चिन्ह है। हालांकि शिक्षा की व्यवस्था भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सन्निहित की गई थी, लेकिन इसे कुछ समय पश्चात संशोधित करके मूल अधिकार में शामिल किया गया, और यह शिक्षा की व्यवस्था आज संपूर्ण भारत में मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। जैसा कि मैंने कहा कि इसे जितनी सराहना मिली है उतना ही इसे अवरोध का भी सामना करना पड़ा है। इसे सराहने वाले लोगों का कहना है कि यह लैंगिक समानता को लाता है, और यह सामाजिक समानता में भी बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है। सायरा बानो और सरला मुद्गल जैसे केसों को देखते हुए समान नागरिक संहिता एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, जिसे इसे पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। क्योंकि सरला बानो केस में हम देखते हैं कि शरीयत या मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार
जिस फल का सेवन पुरुष वर्ग कर रहा है, पितृसत्तात्मक समाज की जो व्यवस्था मुस्लिम लोगों में है, वो वैसा नहीं फल का सेवन कर पा रही हैं औरतें। तो इसलिए जरूरी है कि हमें समान नागरिक संहिता लागू करनी चाहिए, परंतु इसके विपरीत जो इसको अवरोधित करते हैं, उनका कहना है कि इससे समाज में दंगा फसाद आदि होने का ज्यादा संभावना है। और अभी सरकार इस कार्य में काम कर रही है और हमें उम्मीद है कि एक नागरिक होने के नाते सरकार बहुत ही अच्छा कदम उठाएगी। 22वीं नीति आयोग की भी स्थापना कर दी गई है और अगले लोकसभा चुनाव के पूर्व ऐसा अनुमानित किया जा रहा है कि समान नागरिक संहिता संपूर्ण भारत में लागू कर दी जाएगी। हालांकि यह गोवा जैसे राज्यों में बहुत सालों से चला आ रहा है, जब इसे पुर्तगाली छोड़कर गए थे तब से यह चला आ रहा है और उत्तराखंड में इसे बहुत ही विस्तार से चर्चा किया जा रहा है। और हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार जो भी कदम इसके लिए उठाएगी वह उसमें हमारी भागीदारी सुनिश्चित होगी और यह निश्चित रूप से एक अच्छा कदम होगा। धन्यवाद। ओके, सौम्य जी। हिंदी के लिए स्टार्ट करूँ सर? हम्म। नमस्कार आप सभी को। आज का मेरा विषय है समान नागरिक संहिता, एक कदम आगे और भारत को एकजुट करने में इसका मार्ग। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, भारत जो कि जाना जाता है अनेकता में एकता के देश के नाम से, जो कि जहां भारत में हम वासुदेव कुटुंबकम जैसी नीतियों को स्वीकृत करते हैं, किंतु यहाँ पे अचानक ऐसा क्या हुआ कि समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दे बहुत ज्वलंत हो चुके हैं। तो समान नागरिक संहिता का सीधा सा अर्थ यह है कि भारत में हमारे संविधान में प्रत्येक नागरिक को कुछ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसके तहत हर एक नागरिक को समता का अधिकार तथा सभी धर्मों को मानने का अधिकार, सभी धर्मों को इक्वल समान मानने का अधिकार हर एक नागरिक को मिला हुआ है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 44 भाग 4 अनुच्छेद 44 में यह वर्णित कहा है कि प्रत्येक राज्य को यह अधिकार है कि वह अपने राज्यों में जितने भी नागरिक हैं सभी के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू कर सकती है। समान नागरिक संहिता का सीधा साधा अर्थ यह है कि किसी भी समुदाय, धर्म, जाति एवं समुदाय के लोग जिसमें शादी और विवाह, तलाक आदि संपत्ति से जुड़े मामलों के लिए एक समान नियम रहे, वो इस नियम के बिल्कुल विपरीत हो कि क्या उनकी जो संस्कृति एवं कस्टम से जो चला आ रहा है उनसे विपरीत होकर किसी भी नियम एवं कायदे कानूनों को पूरे समाज में एक तरीके से माना जाए। ये नहीं कि मुस्लिम का एक अलग, जैसे मुस्लिम समुदाय में शरीयत को वरीयता दी जाती है और हिंदू समुदाय में हिंदू कोड को महत्वता दी जाती है, ऐसे ही समुदाय में अगर देश की यूनिट, देश को एकता के रूप में देखना चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ समान नागरिक संहिता के जरिए ही हासिल किया जा सकता है। हमारा देश भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश के उसमें जाना जाता है और यहाँ पर समान नागरिक संहिता आने से सबसे बड़ा फायदा महिला वर्ग को होने वाला है। जैसे महिलाएं हम आदिकाल से देखते आ रहे हैं, जैसे हमारे समाज में बहुत से ऐसे नियम कायदे कानून है जो महिलाओं के सम्मान अधिकार के खिलाफ जाते हैं, जैसे बहु पत्नी रखने का यहाँ हमारे समाज में ऐसा नियम था कि मुस्लिम समुदाय में एक पुरुष कई महिलाओं के साथ शादी कर सकता है। उसके साथ साथ सती प्रथा और ऐसे अनेक कुप्रथाएं हैं जो हमारे समाज में निरंतर चली आ रही थी। समान नागरिक संहिता के आने से इन नियमों को हम रोकथाम कर सकते हैं। यूसीसी की प्रक्रिया, ये सिर्फ जो समान नागरिक की प्रक्रिया है, ये केवल आज से ही नहीं अपितु ब्रिटिश राज से शुरुआत हो गई थी, जिसमें मुख्य तौर पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम और हिंदू लोगों के लिए ये नियम और कायदे कानून माने गए थे। हमारा देश संप्रभु, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्षता का राज्य है। इसकी पुष्टि हम तभी सुनिश्चित कर पाएंगे जब समान नागरिक संहिता सुचारू रूप से सहर्ष इसे स्वीकारा जाएगा, तभी हम देश को मूल तौर पर धर्मनिरपेक्ष अथवा समानता में एकता का देश कह सकते हैं।
धन्यवाद। हम्म, आरोही। नमस्कार। आज का विषय है समान नागरिक संहिता, भारत की एक पत्र। हाल ही में 22वें विधि आयोग द्वारा जनता से समान नागरिक संहिता के विषय में राय मांगी गई है, जिसके बाद देश भर में समान नागरिक संहिता को लेकर चर्चा तेज हो गई है। समान नागरिक संहिता एक देश एक कानून की अवधारणा पर आधारित है, जो विवाह, तलाक, संपत्ति के अधिग्रहण, संतान का गोद लेना आदि विषयों पर सभी नागरिकों को एक कानून के अंतर्गत ले आता है। समान नागरिक संहिता की अवधारणा भारत में अंग्रेजों द्वारा लाई गई एवं स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी समान नागरिक संहिता का भरपूर समर्थन किया। अगर संवैधानिक रूप से बात की जाए तो भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का के स्थापन का समर्थन मिलता है। इस बिंदु पर मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगी, नीति निर्देशक तत्व एक कल्याणकारी राज्य के लक्ष्यों को दर्शाता है। यह वह लक्ष्य हैं जिन्हें एक राज्य को समय रहते कार्यान्वित करना, अर्थात संविधान के अनुसार समान नागरिक संहिता एक ऐसा लक्ष्य है, एक ऐसा आदर्श है जिसे राज्य को समय रहते कार्यान्वित करना आवश्यक है। समान नागरिक संहिता की आवश्यकता और महत्व के बारे में अगर बात की जाए तो उससे हमें समझ में आता है कि किस प्रकार विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों की वजह से जहां एक तबके को किसी विशेष मुद्दे पर राहत मिल जाती है, न्याय मिल जाता है, वहीं उसी मुद्दे पर किसी दूसरे धर्म जाति के लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। अगर इसमें सबसे ज्यादा किसी का नुकसान होता है तो वह महिलाओं। इसी के बाद वह न्याय विभिन्न व्यक्तिगत कानून न्यायिक प्रक्रिया को भी जटिल बनाते हैं। यह न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया को समय रहते हुए न्याय प्रदान करने में इससे समस्या उत्पन्न होती है एवं यह न्यायिक प्रणाली को जटिल बनाते हैं। समान नागरिक संहिता वांछनीय है। यह समान अधिकारों की वजह से लोगों को एकता एवं भाईचारे का संकेत देती है, न्यायिक प्रक्रिया को सुगम बनाती है एवं विभिन्न सांस्कृतिक समूहों में सामंजस्य स्थापित करती है। मुझे लगता है यह अमृत काल में एक भारत श्रेष्ठ भारत इस युक्ति की तरफ भारत के बढ़ते हुए कदमों का एक संकेत भी है। धन्यवाद। बहुत अच्छा। ये इस तरह एक तो राउंड हो गया, और भी कोई बोलने वाले तो छूटे तो नहीं? आप बोलिएगा क्या शिवानी? हाँ जी सर। हाँ चलिए, थोड़ा रुकेंगे, प्रारंभ करें। सभी को सुप्रभात। मेरा विषय है यूसीसी समान नागरिक संहिता व भारत में एकीकरण के लिए इसका योगदान। भारत विविधताओं का देश है और यहाँ पर कई सारे धर्म और समुदाय के लोग रहते हैं और इनमें शुरू से ही देखा गया है कि हर किसी के व्यक्तिगत कानून अलग अलग तरीके से बनाए हुए हैं और उन्हीं के अंतर्गत इनको रखा जाता है। लेकिन समान नागरिक संहिता इस अवधारणा पर आधारित है, इस परिप्रेक्ष्य पर आधारित है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन में धर्म और न्यायिक व्यवस्था का कोई भी संबंध नहीं है और इनके लिए सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार का होना, समान न्यायिक व्यवस्था का होना जरूरी है, आवश्यक है। और यह एक प्रगतिशील देश होने का परिचायक भी है। पुराने समय से ही औपनिवेशिक काल में देखा गया कि समान नागरिक संहिता के लिए लेट्स लोकाई रिपोर्ट 1840 में वह रानी का उद्घोषणा जो 1859 में आई, उसमें भी समान नागरिक संहिता की बात की गई, लेकिन उसमें भी ये बताया गया कि इसमें सभी धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों को अलग रखा जाए व क्रिमिनल लॉ को एक साथ संहिताबद्ध कर दिया जाए। और उसके बाद आजादी के बाद भी इस पर पुरजोर बल दिया गया, इसका समर्थन किया गया कि समान नागरिक संहिता आनी चाहिए, परंतु उस टाइम कट्टरवादी व रूढ़िवादी लोगों का होना, बहुत उनका इसके विरोध में होना और लोगों का इतना जागरूक ना होना, इसका कारण बना कि समान नागरिक संहिता एक प्रवर्तनीय कानून ना बन सका और इसका उल्लेख
आर्टिकल 44 व अनुच्छेद 44 व भाग 4 में किया गया और इसको भारत की नीति निर्देशित सिद्धांतों में रखा गया, जो कि अप्रवर्तनीय कानूनों का एक समूह है। अगर समान नागरिक संहिता इस देश में लागू हो जाए तो यह भारत के एकीकरण में बहुत ही अच्छी साबित होगी, क्योंकि इससे अलग अलग समुदाय में व धर्म में लोग बटेंगे नहीं और भारत का युवा जो सांप्रदायिक दंगों में कहीं ना कहीं उलझ जाता है या धार्मिक विवादों में फंस जाता है, उसकी बात ना करके विकास की बात करने की कोशिश करेगा, उसका प्रयास करेगा। और भारत की जो जहाँ 50% जनसंख्या महिलाएं हैं, उनके भी हक की बात होगी और उनको समान अधिकार दिए जा सकेंगे, जो पुराने ही समय से सुनिश्चित नहीं किए जा सके हैं। और ये जो भारत में राजनीति की वोट बैंक जो राजनीति की जाती है, उसमें भी कमी देखने को मिलेगी और भारत में कहीं ना कहीं एक सुसंगत न्यायिक व्यवस्था विकसित हो पाएगी। और धर्मनिरपेक्ष सेक्युलरिज्म या धर्मनिरपेक्ष जो 1975 में 1972 में संविधान में जिसकी बात की गई थी, उसको भी सुनिश्चित करने में आसानी होगी और भारत एक विकसित देश की ओर विकसित देश की ओर प्रगति करेगा। बहुत अच्छा। धन्यवाद। ओके, बहुत अच्छा। इस तरह से हम लोगों का पहला राउंड खत्म हुआ। हम लोग दूसरे राउंड में सर मैं प्रयास करूं सर? हाँ अंकित जी, हाँ ठीक है, प्रयास करिए, प्रारंभ करिए। सभी को नमस्कार, मैं अंकित आज अपनी वक्तव्य परीक्षा इस विषय पर देना चाह रहा हूँ, समान नागरिकता कानून भारत को एकीकृत करेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय पूरे देश में इसको लेकर एक बहस छिड़ी हुई है और बहुसंख्यक समुदाय इसे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो सरकार पर यह दबाव भी बना रहा है कि चूंकि आप एक मेजोरिटी की सरकार है तो आप ऐसे कानून ला सकते हैं, जिसका उदाहरण सरकार ने दिया है 370 अनुच्छेद 370 को हटाकर और साथ ही साथ 3 तलाक कानून को लाकर। यदि हम बात करें तो समान नागरिक संहिता का अर्थ है कि जिस देश में रहने वाले सभी नागरिकों पर एक ही कानून द्वारा शासन किया जाए। यह कहीं ना कहीं उन सभी तमाम धार्मिक और व्यक्तिगत कानूनों को एक तरह से वर्जित कर देगा, उनको खत्म कर देगा, जो कहीं ना कहीं उस समुदाय विशेष की महिलाओं को दबाने का कार्य करते हैं। क्योंकि यदि बात की जाए तो प्रत्येक धर्म में पितरात्मक सत्ता का बोलबाला रहा है, जो कहीं ना कहीं महिलाओं को एक संकुचित करने के लिए, एक बिल्कुल दयनीय जीवन के लिए प्रताड़ित करने हेतु इन कानूनों की आड़ लेकर, धर्म का सहारा लेकर कहीं ना कहीं उनको दबाते रहे हैं। यदि बात करें तो समान नागरिक संहिता की जरूरत को महसूस करते हुए उस समय भी जब भारत आजाद हो रहा था, तो तत्कालीन संविधान निर्माताओं ने इस बात की जरूरत समझी कि भारत को एक संप्रभु राष्ट्र और एक सुन्नत राष्ट्र बनाने के लिए एक समान नागरिक कानून संहिता की आवश्यकता है। परंतु उस समय भी संविधान निर्माता समिति में इस बात का मुद्दा उठा कि यह अनुच्छेद 25 के अंतर्गत, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार सभी नागरिकों को दिया गया है, यह कहीं ना कहीं उसके लिए खतरा होगा। जबकि उसी संविधान सभा में राज्य के नीति निर्माता निर्देशक तत्वों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्र को एक वेलफेयर राष्ट्र बनाने के लिए समान नागरिकता कानून जल्द से जल्द लागू करना होगा। यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो गोवा एकमात्र ऐसा भारत का पहला राज्य है जहां समान नागरिकता कानून लागू हुआ है। यदि बात करें तो उत्तराखंड भी अभी इस चर्चा को इसे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरा अब यह वक्तव्य इस बात पर है कि इसकी आवश्यकता है क्यों? क्योंकि हमारा देश भले ही विविधता में एकता रखता है, परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य पुरानी जितनी भी जड़ परंपराएं हैं उन्हें छोड़कर नए परंपराओं को अपनाने का एक युग है। तभी हम एक विश्व गुरु बन पाएंगे। इसकी आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि भारत के संविधान की उद्देशिका में लिखा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या हुआ? जहाँ किसी भी धर्म के समुदाय विशेष के किसी भी व्यक्ति को जो भी हाशिए पर खड़ा है उसे किसी प्रकार की प्रताड़ना ना सहनी पड़े। परंतु यदि हम देखें तो चाहे वो
शरिया वक्त कानून हो या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, इन सभी में महिलाओं को कहीं ना कहीं प्रताड़ना सहनी पड़ती है, चाहे वो उत्तराधिकार नियम हो, पुनर्विवाह नियम हो या विवाह को लेकर संबंध हो। और यदि बात की जाए तो कहीं ना कहीं अब हम कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने की राह में है, परंतु जिस समय पूरा विश्व भारत पर प्रगति के लिए और एक विश्व लीडर के लिए निगाह टिकाकर बैठा है, उस समय यदि हम पर्सनल लॉ और ये व्यक्तिगत कानून के पचड़े में पड़े रहे तो कहीं ना कहीं ये भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी धूमिल करेगा, जो कहीं ना कहीं भारत के जगत गुरु बनने की राह में एक बड़ा रोड़ा साबित होगा। यह इस समय की आवश्यकता है कि समान नागरिकता कानून लागू किया जाए, भले ही इसके लिए सरकार सरदार वल्लभ भाई पटेल के तरीके जो कि जनमत संग्रह करा कर था उसका सहारा लेकर करे, वो विश्वास में लेकर करे, परंतु कहीं ना कहीं अब सरकार को जो पूर्व में शाहबानो के केस में हुआ था कि जहां दबाव समूह के उसमें आकर सरकार यह लागू नहीं कर पाई थी और उन्हें उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया था। अब कहीं ना कहीं सरकार को इसे सामना करना होगा और लागू करने की दिशा में एक बहुत ही उन्नत और सार्वभौमिक प्रयास करना होगा, तभी हम कह सकते हैं कि भारत एक विश्व गुरु लीडर के रूप में खड़ा हो सकता है, एक बन सकता है, वरना कहीं ना कहीं भारत को अब भी संशय की निगाह से देखा जाएगा। धन्यवाद। बहुत अच्छा। Okay, Priyanka, now it's your turn. Respected judges, Namaskar. Today my topic is UCC, Uniform Civil Code, and it's used to unite the different spheres of India. As you all know that India is a land of diversity, where the people from different tribes, cultures, traditions used to live, and they used to follow their own law and rules for their marriages, adoption, inheritance, and possession of property. But applying in Uniform Civil Code is a civil law which unite the people, different kind of people from different religion, tribes, and tradition. This civil law covers only one law in the field of marriage, adoption, inheritance, and possession of property for all people. Under Part 4, Indian Constitution, Article 44, it has been said that state will endeavor uniform civil code in the different territory of India. The main motive to establish in a different part of India is to unite all the people irrespective different caste, religion, and tradition. This will increase the humankind power and will make India much stronger. And this will also end the different kind of chaos which have been created in the society nowadays on the basis of Sanatan, Muslim, and etc. If we talk about the case of Sahin Bano and Sarla Mugdal, and as well as during the time of judgment of Triple Talaq, our only one and one Supreme Court had also taken help of and talked about the importance of a uniform civil code and had advised the states to establish this kind of code and law in their states to abolish the cases like Sahin Bano and etc. But it is very sad that only and only Goa used to follow this law, and the state Uttarakhand is also on the path to establish this law maybe before 24 Lok Sabha election. Recently, Law Commission of India has started taking down concentration on Uniform Civil Code on 14th of June 2023, and this ministry has given 30 days to the different important religious institutions and general public to give their advice and suggestion to establish this code and law in the different parts of India.
As we all know that India is going to be Vishwaguru, and it is a secularism country. So, to make India developed, also this uniform civil code should be implemented and implemented in every part of India. Thank you. Okay, very nice. Vinod. Yes, sir. Hmm. Good morning, everyone. I'm Vinod Kumar. Today, I'm presenting my topic, Uniform Civil Code and its importance in integrating Indian. Uniform Civil Code is a progressive set of laws that aims to establish a single codified laws and do away with personal laws, and it will apply to all faith and all community and all religions in matters of personal laws like adoption, inheritance, marriage, divorce, etc. Uniform replaces various personal laws and seeking to establish a well set of laws with contemporary times. Uniform Civil Code has been described in the Indian Constitution, Article 44, in the Directive Principle of State Policy, wherein it has been stated that Indian states should try to endeavor to implement the Uniform Civil Code at the earliest. Uniform Civil Code will surely integrate India by do away or removing some outdated laws and some personal laws and giving space to the personal ingredients of the communalism in Indian law system. That means the Hindu marriage act and special marriage act and Muslim personal law boards. These law conditions have made Indian legal system a haphazard in implementing it. And this will surely in the uniform, the personal laws adversely implicate the existence of women, because the women are the most affected citizens of the country because of these existing law. Uniform Civil Code will surely ensure equal treatment with the women vis-a-vis their male counterpart. It will promote equality and secularism. This is the fabric of the Indian culture, because we promote secularism and we respect all the cultures and different faiths that will live together. It will provide. It will foster a sense of belongingness to a common system, because when we have a common set of laws and rules, because we all are the part of the same, and we do regulated by them, so that we have a common set of cohesiveness with them, and it will unite them, and it will ultimately reduce the tensions that will come together in different communities. It will also make our laws and more our codified different various laws in a simpler manner and in a concurrent time, or in a simultaneous time, contemporary time. It will reduce the tension among various communities and various sections of the people. It will also reduce vote bank politics, because in the name of religion, different leaders play with the sentiments of the people, citing their religious sentiments, and it will also it is uniform civil code is the need of the hour, as it is the sign of a progressive nation. As India is going to emerge as the third largest economy by the end of 2013. And uniform civil code by uniform civil code is but but in the opposition, some stakeholders citing the reasons of that the interest of minorities will be in the state, and plural and diversity of the Indian country is at the stake. But uniform civil code is the need of the hour, and we should educate and awareness campaigns should be launched to sensitize this issue, and we should talk to all the stakeholders to come a common platform and draft a committee under which this the draft mechanism or draft law should be made, so that uniform civil code can be implemented in a progressive and gradual manner. Thank you. Have a nice day. Okay, nice. Shivani. Thank you, sir. Good morning, everyone. My topic is UCC and its contribution in India's integration. UCC has been a uniform civil code
has been explained in Article 44 and Part 4 of Indian Constitution. It is uh, uh, it is a law that will integrate India's people and it will apply to all the people in the same manner, whether they belong to any other religion or whether they are different genders. It will obviously will create a space for equality for all the women and men out there, and it will create homogeneity and it will create harmony between all the religions. It was not a new topic of debate. It has been there since British Empire. When let's look at a report of 2000 of 1900 sorry 1840 and Queen's Proclamation of 1859 spoke about this, and they kept out personal laws out of this and codified the criminal laws. But personal laws have been had remained as it is now in present context. But personal laws have somewhat created a disharmony between the religious people, and due to fundamentalist and orthodoxy people, Jawaharlal Nehru and Dr. Bhimrao Ambedkar, like leaders, could not implement it at the time of independence because of their intense opposition for this. And if we talk about the arguments in favor of uniform civil code for integrating India, it will definitely reduce vote bank politics. It will create a niche for the women and men for equality, and it will make our legal system coherent. And it will also introduce a concept which has been there in our constitution and it has been applied since independence, that is secularism. Many people give the example of Article 25, 26, 27, 28, which talks about freedom of religion. But freedom of religion does not mean that there should be personal laws, and there are no benefits in present context of personal laws. Because if we talk about some researches and some sociologists, it has been seen that there is no connection between modern legal system and the laws in modern system and religion. So, if we talk about personal laws, there are many loopholes in personal laws because they are misogynistic, and some personal laws are even against human rights. And if, as a developing nation, and to aspire to become a developed nation, we should make our laws for standing for human rights and equality. If we want to become a leader in the world, and if we want to integrate the people of India, which are so diverse, there are many different religions, there are many different groups of people. So, if we want to develop and if we want to make our economy surely or third largest economy by 2030, we must ensure that uniform civil code is applied in a uniform manner in our country. Goa has been only one state which is applying uniform civil code since Portuguese times. It was implemented by Portuguese people in that state, but it has also some loopholes. So, for rectifying all these problems, India must frame a law that is uniform and which is progressive. It is a sign of progressive nation that different laws are not applying to the different people. And for making our youth connected and coherent and harmony and to create harmony between them, we should reduce vote bank politics, which can be done when religions are when religions are kept out of the vote bank politics, and there should not be any matter that is being discussed by political parties in terms of religion. If we talk about some challenges, Mm, the time time has is been over. exceeding. Okay. Yeah. Concluding. Okay. Well, now, Manu. So, good morning, one and all. Suzanne here. Today's topic is Uniform Civil Code. As we know, India is the country of unity and diversity. So that we can say that there is a lot of culture, a lot of tradition are followed in India. There are various kinds of rituals, different types of languages are followed in India.
Uniform Civil Code is a topic of debate in India for many years. It is a proposal to replace the personal law based on religion with a common set of laws that applies to the citizen of India. The idea behind the Uniform Civil Code is to promote gender equality and social justice by ensuring that all citizens are governed by the same laws regardless of their religion. Article 44, which is in the directive principle of state policy, states that uh, state shall endeavor to the to the force of UCC for the citizen all over the Indian territory. The UCC has been a topic of controversy in India, with some people supporting it while others opposing it. Those who support the UCC argue that it will promote equality and justice in society. As everyone will be governed by the same law, they also argue that the UCC will help to remove discriminatory practices against women that exist in some personal law. For example, under Muslim personal law, a man can divorce his wife by simply saying talaq 3 times, whereas a woman cannot do the same. And this practice is seen as discriminatory against women and violates their fundamental rights. Same case can be seen in Saira Bano case in 1985, after which the importance of uniform civil code enhanced too much. On the other hand, those who oppose the UCC argue that it will interfere with the religious freedom of citizens and lead to the erosion of cultural diversity. They argue that personal law are an integral part of the religious beliefs and practices, and any attempt to replace them with a uniform law will be seen as an attack on the religion. They also argue that UCC will be difficult to implement in a diverse country like India, whereas people follow different religions and have different cultural practices. In my opinion, the UCC is a good idea for India and it will promote gender equality and social justice. Concludingly, I can say that Uniform Civil Code is a good idea and it should be promoted in India. It will also promote gender equality and social justice. It should be implemented carefully and with the consultation of stakeholders to ensure that it does not interfere with religious freedom and cultural diversity. Thank you. Very nice. Soumya. Very good morning to one and all. Today, my topic for oration is Uniform Civil Code and its integration as a Uniform Civil Code, its integration as a nation. Today, we all know it is very current and burning issue like Uniform Civil Code. When in the year 2014, when BJP government was the ruling, it has taken three agenda as their main agenda. Among those three agendas, one is of unification of Jammu Kashmir, another one is building Ram Mandir at Ayodhya, and the third one is this, that is Uniform Civil Code, bringing Uniform Civil Code. So before jumping to this, I just want to tell that we as an Indian or Indian constitution, it's followed and the whole world as a family. And we are also known for the university in diversity. So this topic, the Uniform Civil Code, simply means it is India is a secular country where all laws are applied equally to all the religious people, irrespective of their religion, caste, gender. And in our Indian Constitution, under Article 4, Part 4 of Indian Constitution, Article 44, it is said that all the citizens of India, there should be uniform rules and regulations. Today, we are practicing different parts, different personal laws as well. Irrespective of their different religions, most of the personal laws in India are made on the basis of their religions. The personal laws of Hinduism, Sikhism, Jainism, and Buddhism are governed by the Hindu law.
On the other hand, Muslims and Christianities have their own religion and their own culture. The law of Muslims is based on the Sharia, while the other personal laws are also applicable to different societies and different religions. So why we need suddenly the uniformity or the uniform civil law? Because even after independence, the law is related to the real estate, divorce and marriage. Not these laws are not same, or these laws are not evenly. Being we are in the same country, why there is a difference? So there is a need to bring the uniform civil code. It has some benefits also, like we can say it brings the uniformity, it brings the equal status to all the citizens. Why only women have to suffer about the atrocities? Why only women have to face? To remove all these things, there is a need that we bring the uniform civil code. Uniform civil code does not merely mean bringing equality in the religious status, but it also eliminates the prime purpose of universal civil code is to eliminate the laws which are act as a clot on the development of our nation. We have demerits also. It is like India is very vast country. We have vast population, so it is very difficult to handle this issue in the diversity of India. Uh, Dr. B.R. Ambedkar said that UCC is desirable for the movement, but it should remain voluntary. So, in India, there is only one state, that is Goa, which is following the Universal Civil Code. And in other countries also, when they are following, like Pakistan, Malaysia, Sudan, there are many countries who are following Uniform Civil Code. So, why not India? So, India is a country which is diverse as well as unity. And to justify this statement, there is a need that I am in favor of this need that Uniform Civil Code should be applied. Thank you. Very nice. Arohi. मेरी आवाज आ रही है? Yeah, obviously. Continue. Today's topic is Uniform Civil Code, a path ahead in uniting India. Uniform Civil Code deals with the matters of civil importance, including marriage, adoption, inheritance, divorce, etc., on the theme of one nation, one law. Currently, 22nd Law Commission has invited suggestions from general public, which has reignited the discussion surrounding Uniform Civil Code. Uniform Civil Code was first brought in by the Britishers, and then post-independence, it was also supported by the first Law Minister of India, Dr. Bhimrao Ambedkar, in favor of vulnerables and women. Indian Constitution has kept UCC inside Directive Principles of State Policy under Article 44, which states that the state shall endeavour to implement UCC throughout the territory of India. Let's not forget at this point that DPSP is a set of aspirations of the people of India, a set of ideals that a welfare state shall achieve in due time. In this way, we can say that DPSP support UCC. But why is it necessary to implement Uniform Civil Code? Well, first and foremost is to remove the discriminatory practices that are imbibed in various personal laws and let them come under one set of laws that will govern the civil matters, giving rights to the vulnerable and especially women. Various personal laws allow things that are otherwise criminalized in other religions. As it has been said, justice delayed is justice denied. Various personal laws make judicial process bulky and time-taking. It also reflects badly on the otherwise secular image of India. On these points, hence, I think that it is very necessary to implement Uniform Civil Code throughout India. It has the capacity to promote patriotism and brotherhood through the same set of laws governing all. It can make judicial process smooth and ensure timely justice delivery. In this Amrital, I hope we can move forward in the direction of implementing UCC and giving rights to the vulnerable who have been deprived from a long time from these rights, which are otherwise basic human rights denied to them through the tool of religious personal laws. Thank you.
Okay, Ankit. Hello everyone. Today I am Ankit is going to deliver my oration test on the topic Uniform Civil Code, a integrating weapon for this nation. I would like to start that in the recent time, the debate for implementing the Uniform Civil Code has emerged out in a very wider way. The fact behind is that the current government, which is ruling the country, has made certain electoral promises, which are such as abolition of Article 370, as well as removing the banning the triple talaq in the Muslim personal law. And now the last one, which was not addressed by the government, is that implementing the Uniform Civil Code. And majority of the section believe that this government can do whatever they feel that which is good, which is very good in the faith of the country. So there is a need for this. If we see that Uniform Civil Code is just a concept that it brings all the citizens of a country into a law, which is also said that all persons are equal before law, which is also given in our constitution. So it will put a stop on all the personal laws relating to many religious sects and groups which always have tried to inhuman treatment with the woman. This is why the need of uniform civil code is very getting highly blessed. If we talk about the history of the Uniform Civil Code, then we will see that the makers of the Constitution has also realized the importance of the Uniform Civil Code. As the maker of the Constitution, B.R. Ambedkar was very much impressed with the Western philosophy of this Uniform Civil Code, which will bring all the citizens of a country equal before law, irrespective of their caste, creed, and race. And but since then also, in the Constituent Maker Assembly also, there was very much opposition of this idea on the name that it will infringe the right to religious freedom under Article 25. And but it is also given in the Constitution the directive state principle of state policy that for a welfare state, India needs to implement a uniform civil code throughout the country. If we look forward for the present situation, we can see that Goa is the only state in the India which has a common family code which talks about the laws regarding adoption, succession act, marriage act, etc. And recently, Uttarakhand has also started a debate on this implementing the Uniform Civil Code. If we talk about why it is important, because we can see that since the ancient time, the women have been oppressed in the society in the name of laws and religious. So to empower the women and to get them out from the inhuman treatment they are receiving since ancient time, it is very much important. And it is also important for the unity of the country because we can see that there is a very much dissatisfaction growing among the large section of the society that why certain set of community is getting a privilege of implementing their personal law in a way. And this is also a threat to India becoming a world leader because how can a certain religious group can run a parallel judicial system in the country parallel to the constitutional judiciary? This is also a blot on the face of the Indian secular phase, secularism. Because if a certain community is enjoying certain rights and privileges, then how can we declare that we are a secular country? And in the time when the entire world is looking for India to becoming a next superpower, how can we see that we will become a Jagat Guru? Because we are not united on the basis of law in the country. So it's the need of us that we should implement the Uniform Civil Code. We can use the idea of a public consciousness, which was also a concept by the Sardar Vallabhbhai Patel. So we should try to implement this as soon as possible, and it is also it is also making an assumption that the government will introduce the Uniform Civil Code before the upcoming Lok Sabha election. Thank you. Okay, very nice. Now both the rounds are over. Now it's time to come to know of the marks you have obtained in every parameter. सबसे पहले हम लोग हिंदी राउंड की बात करते हैं. शिवम. जी सर. हाँ शिवम जी, आप कैमरा ऑन करेंगे प्लीज.
ओके सर। आपकी हिंदी काफ़ी अच्छी है। आप हिंदी राउंड में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। आप जहाँ तक बात है फ्लुएंसी की, अ, धारा प्रवाह की, तो आप 7 अंक प्राप्त कर रहे हैं 10 में। थैंक यू सर। अच्छा है। और जहाँ तक है भाषा शैली की, जिस तरह से शब्दों का चयन आप कर रहे थे, जिस तरह के वाक्यों का चयन आप कर रहे थे, काफ़ी प्रभावशाली था। बोलने का तरीका आपका अच्छा था, शैली अच्छी है, शब्दों का चयन अच्छा है। मेरे विचार से आपकी हिंदी काफ़ी अच्छी है। जी सर। आप उसमें 10 अंक प्राप्त कर रहे हैं भाषा शैली में, जिसे हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में लैंग्वेज कंटेंट, है ना। लैंग्वेज जी सर। कंटेंट जो कि 15 अंक का है मिला जुला करके, जिसमें कि आप 10 अंक प्राप्त किए हैं। जी सर। इसके बाद भाषण शैली, ओरेशन की जो स्टाइल है, इसमें आप 10 अंक प्राप्त कर रहे हैं 15 अंक में। शैली आपकी अच्छी है। ओके। और इधर जहाँ तक बात है प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सेंट की, उतार चढ़ाव, तो मैंने जैसा जी। कहा कि आपकी हिंदी अच्छी है, उतार चढ़ाव आपकी भाषा में है। और यह आपकी भाषा को काफ़ी मृदु बनाता है, काफ़ी मधुर बनाता है। इसमें किसी भी तरह का कोई नुक्ता नहीं है ना। आप जी। अच्छा है, आप अच्छे हैं हिंदी में। 8 अंक आप प्राप्त कर रहे हैं प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सेंट में, ठीक है, उतार चढ़ाव और उसके उच्चारण में। अब जहाँ तक है कि आप किस तरह का विषय वस्तु आपने डाला, विषय सामग्री किस तरह की रही, मटेरियल कंटेंट की, जो कि 25 अंक लिए हुए हैं, इसमें से आपने प्राप्त किया है 16 अंक, थैंक यू सर। है ना। और जहाँ तक आवाज़ की बात है, आवाज़ काफ़ी अच्छी है। 10 में आप 7 अंक प्राप्त किए हुए हैं। और एक्यूरेसी, अर्थात कि आप हर तरह की सामग्री को, हर तरह के विचार को, शीर्षक से संबंधित हर तरह के विचार को आप कितना सटीकता से आप रख रहे हैं, और आपकी शुरुआत किस तरह की रही, आप किस तरह से निष्कर्ष पर आप पहुँचे, इन सभी चीज़ों को लेकर के, और कम समय में, वही 3 मिनट के समय में आप कितना किस तरह से आप रखें अपने विषय को, यह काफ़ी महत्व रखता है। और इसके लिए मैंने 15 अंक निर्धारित किए हैं, और इसमें आप 10 अंक प्राप्त कर रहे हैं। और इस तरह से कुल अंक आप 68 अंक आपने प्राप्त किया है। जहाँ तक है अंग्रेजी की बात, लेकिन हाँ, अंग्रेजी में आप बोलना चाह रहे थे। मैंने आज प्रिपेयर नहीं किया, मैंने हिंदी कर लिया था, इंग्लिश नहीं कर पाया था, सॉरी सर। नेक्स्ट सेशन से मैं इंग्लिश भी प्रिपेयर करके आपको पूरा करूंगा सर। जरूर जरूर। देखिए, आपकी भाषा में वो भारीपन है, जस्ट वेट है ना। तो इस चीज का आपको इस्तेमाल करना है। सब ये तो कुदरती है, ये हम लोग बना नहीं सकते। तो कुछ की भाषा कहा जाए तो गॉड गिफ्टेड होती है। तो आपकी जो भाषा है, आपकी जो शैली है, वो एक ओरेशन की ही शैली है, ठीक है। इसलिए इसको थोड़ा सा और निखारेंगे ना, तब आप एक बेहतरीन प्रतिभागी के रूप में उभर करके आएंगे, है ना। आपको अंग्रेजी पे थोड़ा सा काम करना है, आप अच्छा करेंगे। किसी भी तरह का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ सर, थोड़ा सा इंग्लिश में सर, मैं हिंदी में तो मेरा अच्छा निकल के आ जाता है। हाँ। हिंदी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। थोड़ा इंग्लिश में सर मुझे दिक्कत होती है कि मैं चीजें भूल जाता हूँ सर। जैसे मैं ट्रांसलेट करता हूँ, मुझे याद रहता है, मैंने उसको पढ़ा। आज मैं सुबह भी पढ़ रहा था, लेकिन मैं 2 ही या 3 पैराग्राफ पढ़ पाया। उसके बाद मुझे याद भी था, लेकिन मैं सामने आया, फिर मुझे हेजिटेशन हो गई। तो बस ये अभ्यास की कमी है और कुछ नहीं, है ना। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। इस बात को स्मरण रखना और इसी को ही लेकर के आपको चलना। आप अंग्रेजी में भी अच्छा करेंगे, सिर्फ अभ्यास की कमी है। आप जब मंच पर आएंगे, उसके पहले आप 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार आप पढ़ करके आए, है ना। आईने के समक्ष में आप 2-3 बार अभ्यास करके आइए। देखिएगा कि आप में आत्मविश्वास बहुत ही तेजी से वृद्धि होगी, है ना। और सर मेरा फ्लुएंट ठीक रहा सर, मतलब हाँ, फ्लुएंसी ठीक रहा। धारा प्रवाह में आप में कोई कमी नहीं थी। धारा प्रवाह आपकी अच्छी है, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। प्रियंका जी, काफ़ी आप में सुधार हुआ है, काफ़ी सुधार हुआ है, और भी सुधार की काफ़ी आवश्यकता है आप में। और लेकिन एक चीज़ मैंने गौर किया इस राउंड में, दोनों ही राउंड्स में, हिंदी और अंग्रेजी में, कि आप दोनों ही राउंड्स में अब क्या है ना, एक अच्छा सामंजस्य आप स्थापित करके आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं
तुलना करता हूँ पहला आपका ओरेशन का इस ओरेशन से, तो मैं बहुत ही अंतर पा रहा हूँ इसमें, है ना। आप सही दिशा में जा रहे हैं, फिर भी थोड़ा और मेहनत की आवश्यकता है इसमें। आप धारा प्रवाह की जहाँ तक मैं बात करूँ तो इसमें आप प्राप्त कर रहे हैं 6 अंक, है ना, 6 अंक हिंदी में और 6 अंक आप अंग्रेजी में प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको दोनों ही लेकर के चलना है और दोनों में ही समान काम करते हुए समान अंक आप लेते हैं, प्राप्त करते हैं तो काफ़ी अच्छा है। इसलिए समान अंकों पर आपको विचार करना है ना, कि उसी पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। और जहाँ तक है भाषा शैली की, तो अब आप उसमें 9 अंक प्राप्त कर रहे हैं हिंदी में, 9 अंक प्राप्त कर रहे हैं आप अंग्रेजी में, है ना। दोनों में आपका सेम तरह का यहाँ पर वीकनेसेस है, कमजोरियाँ मैं देख पा रहा हूँ। आपको कोशिश करना है कि उन सारे तरह की कमजोरियों को आप लांघते हुए आगे बढ़ें। इसके बाद शैली की जहाँ तक बात है, ओरेशन की शैली की बात करते हैं, तब इसमें आप थोड़ा कम अंक प्राप्त किए हैं, 8 अंक प्राप्त किए हैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। शैली में और थोड़ा सा काम करने की आवश्यकता है, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे करके सुधार हो रहा है और परीक्षा आने से पहले आप में काफ़ी सुधार हो चुका रहेगा। जहाँ तक है मटेरियल कंटेंट की, विषय सामग्री की, तो इसमें मैंने आपको 15 अंक दिए हैं। थोड़ा प्रयत्न करना है कि देखिए हम लोगों का जो शीर्षक है वो क्या कह रही है, इसके बारे में आपको विचार करना था। थोड़ा और भी इसको प्रभावशाली आप बना सकते थे, जैसे कि ये जो यूसीसी है, हम लोगों का समान नागरिक संहिता, किस तरह से भारत को एकीकृत कर सकता है, इसके प्रति आपको अपने विचार रखने थे। और जहाँ तक बात है आपके ओरेशन के विषय सामग्री की, तो कहीं ना कहीं मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा जो जोर रहा वो आपका रहा यूसीसी पर। क्या यूसीसी है, किस तरह से किस तरह से यह काम कर रहा है, कुछ आपने उदाहरण भी पेश किए, है ना। तो लेकिन इस चीज़ पर आपका ध्यान कम रहा कि कैसे ये पूरे भारत को एकीकृत कर सकता है ना। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करते हुए आपको इस पर काम करना है, ठीक है। तो इस सेशन के बाद आप क्या करिए कि घर में एक बार और इस पर आप बोलने का प्रयत्न करें, क्योंकि यह विषय, यह जो शीर्षक है मेरे विचार से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हो सकता है आ भी जाए, क्योंकि पिछले बार की जहाँ तक प्रश्नों की बात है, तो आप देखेंगे कि अधिकांश जो शीर्षक जो थे वे सारे अद्यतन घटनाओं पर आधारित थे, है ना। तो इस कारण से अद्यतन घटनाओं पर आधारित रहने के कारण से अद्यतन जितने भी शीर्षक बन रहे हैं, सारे अद्यतन शीर्षकों पर आपको काम करना है। आप देखिएगा बहुत ही अच्छा करेंगे। और जहाँ तक वॉइस की बात है, तो वॉइस में आपको 6 अंक की प्राप्ति हुई, क्योंकि अभी भी वही रुक रुक करके बोलना आ रहा है ना, हेजिटेशन है, उस पर आपको काम करने की आवश्यकता है। हिंदी में 6 अंक और अंग्रेजी में भी आप 6 अंक प्राप्त किए हैं 10 में। और एक्यूरेसी की जहां तक बात है, तो आपने अपनी बात को रखा, 10 अंक आपने प्राप्त किया है हिंदी वाले राउंड में और 9 अंक प्राप्त किया आपने अंग्रेजी वाले राउंड में, है ना। तो सही है, इसमें कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस तरह से 61 नंबर आप प्राप्त कर रहे हैं हिंदी वाले राउंड में, और अंग्रेजी वाले राउंड में मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़्यादा ही, 1-2 नंबर ज़्यादा आपने प्राप्त किया है, मैंने जोग नहीं किया है, ठीक है। और कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? बस आपको तो अब काम करना है, अभ्यास पर पूरी तरह से ध्यान को केंद्रित करना है। एनी क्वेश्चन टू बी रेज्ड? ओके, विनोद जी, देखिएगा सुधार तो हुआ है, लेकिन बहुत सुधार की आवश्यकता है। वो जो जो आ रहा है ना, उस पर अभी भी बहुत ध्यान रखना है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप ब्लैंक हो जा रहे हैं। आपने पहले कभी रट्टा लगाया है, और रटने के क्रम में ही ऐसी चीज़ें होती है कि आप अचानक से ब्लैंक हो जाते हैं। उसके बाद फिर आप में थोड़ी बकाहट भी आ जाती है कि अरे मैं आगे क्या बोलूं, छूट जा रहा है ना।
तो इस चीज पर अभी और आपको काम करने की आवश्यकता है। हालांकि आप पिछले बार की अपेक्षा आपने इस बार प्रयास किया है खुद को संभालने का, है ना, संभालना जी सर। जरूरी है। हाँ, कलेक्ट ये मैं योर लिख के रखता हूँ सामने पे प्लेटबैक, मुझे ये नहीं करना। जरूर जरूर जरूर, है ना, वही बात है कि आपको अपनी गलतियों को पकड़ना है, और जो व्यक्ति अपनी गलतियों को पकड़ ले और उससे सीखे तो क्या है, खुद ही एक अच्छे सर्वोत्तम शिक्षक के रूप में उभर करके आ सकते हैं। चलिए, तो इस चीज का रियलाइजेशन करते हुए आप आगे बढ़िए, देखिएगा बहुत अच्छा आप करेंगे। तो आप जहां तक फ्लुएंसी की बात करें तो आप इसमें प्राप्त किए हुए हिंदी वाले राउंड में 5 अंक प्राप्त किए हुए हैं, आपको काम करने की आवश्यकता है। 6 अंक प्राप्त किए। अंग्रेजी कहा जाए तो हिंदी से थोड़ा सा ज्यादा मुझे लगा इसमें धारा प्रवाह अंग्रेजी वाला में, तो आप इसमें 6 अंक प्राप्त किए हुए अंग्रेजी में, और हिंदी में आप 5 अंक प्राप्त किए कर रहे हैं 10 अंकों में, ठीक है। और जहां तक है Yes. भाषा शैली की, लैंग्वेज कंटेंट की, तब आप इसमें प्राप्त किए हुए हैं हिंदी वाले राउंड में 8 अंक और अंग्रेजी वाले में 7 अंक प्राप्त किए हुए हैं। क्योंकि अंग्रेजी में मैं देख रहा था कि गलतियां आ रही थी उसमें, है ना, सही शब्द का प्रयोग आप अच्छे कर रहे थे, आप बहुत सारी जगहों पे बहुत ही अच्छी तरह से वाक्यों को बना रहे थे, लेकिन जितना जितना आप अच्छे वाक्य बना रहे थे उसी अनुरूप कहीं ना कहीं गलती भी आ जा रही थी, है ना। उच्चारण पर आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। ओके, तो इस कारण से आपको अंग्रेजी में 7 अंक प्राप्त हो रहे हैं लैंग्वेज कंटेंट में, और हिंदी में 8 अंक प्राप्त हो रहे हैं। और जहां तक शैली की बात है तो शैली में तो सुधार तो करने की आवश्यकता है। शैली में, हाँ, हिंदी में आपको 7 अंक प्राप्त हो रहे हैं 15 में, और 8 अंक प्राप्त हो रहे हैं अंग्रेजी में। ओके सर। ठीक है। अंग्रेजी में थोड़ा कुछ कुछ पैरामीटर्स में आप अच्छा कर रहे हैं, किसी किसी में आप थोड़ा कमजोर हो रहे हैं, है ना। और यही जो डिफरेंसेस है, ये जो अंतर है, इसी को ही आपको हटाना है। और जहां तक है उच्चारण की बात, तो हिंदी में उच्चारण तो सही है, लेकिन अंग्रेजी में उच्चारण पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अंग्रेजी के उच्चारण और उसके उतार चढ़ाव पर जरूरी Okay. है ना। इसके बाद फिर मटेरियल कंटेंट की जहां तक बात करें, देखिएगा कि आपने जो कंटेंट तैयार किया है, आप पहले शीर्षक को समझिए। शीर्षक क्या है? शीर्षक है कि किस तरह से समान नागरिक संहिता भारत को एकीकृत कर सकता है। आप अपना विचार दीजिए। आपने एकीकरण के बारे में ज्यादा बात ही नहीं किया, आप यूसीसी के बारे में बात करते रह गए, है ना। ओके। बार बार वो एकीकरण एकीकरण एकीकरण, ये जो कीवर्ड है, ये जो महत्वपूर्ण जो शब्द है, इस शब्द की पुनरावृत्ति आपके ओरेशन में होनी ही चाहिए। तब पता चलेगा ना ओके सर। परीक्षक को कि हाँ, वो जजेस को पता चलेगा कि आप सही दिशा में, आप में किसी भी तरह का कोई भटकाव नहीं आया है। इसलिए जो भी कीवर्ड्स आपको शीर्षक में मिलते हैं, उन कीवर्ड्स का आपको बार बार प्रयोग करना है, उसकी पुनरावृत्ति बहुत जरूरी हो जाती है। ध्यान दीजिएगा इस पर। और इसमें आप प्राप्त किए हुए 13 अंक हिंदी में, और 13 अंक उसी तरह से आप अंग्रेजी में प्राप्त किए हुए हैं। विषय से थोड़ा सा विषयांतर आप हुए थे इस कारण से, लेकिन आप यूसीसी पर अच्छा बोले, इसमें कोई दो मत नहीं है। आवाज की जहां तक बात है तो आवाज में मम्बलनेस है, थोड़ा हिचकिचाहट ज्यादा है ना, उसमें अवरोध थोड़ा सा ज्यादा है। आप उसमें 5 अंक प्राप्त किए हुए हैं हिंदी में, और 5 अंक अंग्रेजी में भी प्राप्त किए हुए। आवाज पर आपको उस पर ध्यान देना है। और एक्यूरेसी ठीक है, अच्छा है एक्यूरेसी। आप शुरुआत सही किए हुए थे, अंत भी कहा जाए मोटा मोटी अच्छा किए हुए थे। आप 9 अंक हिंदी में और 9 अंक अंग्रेजी में प्राप्त कर रहे हैं। और इस तरह से हिंदी में आप 54 अंक प्राप्त कर रहे हैं, और अंग्रेजी में भी शायद इतना ही के करीब आप प्राप्त कर रहे हैं। अंग्रेजी वाला मैंने जोड़ा नहीं है, समय नहीं मिला। ठीक है। और किसी भी तरह का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का संदेह। प्रश्न यह है कि सर, मैं अपनी शैली में सुधार करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे पास कंटेंट होता है ज्यादा, और 3 मिनट में डिलीवर करने के लिए मैं उसके पीछे भागता रहता हूँ। हाँ, इसको कैसे रोकूं? देखिएगा कि आप सबसे पहले अपनी जो भाषा, आप जो शब्द का उच्चारण करते हैं, 1 मिनट में कितने शब्द का आप उच्चारण कर लेते हैं, उसी तरह से 3 मिनट में आपको कितने शब्द का उच्चारण आपसे हो जाता है।
इसका आपको कैलकुलेशन करना है और उसी कैलकुलेशन के आधार पर आपको अपना कंटेंट को तैयार रखना है ना। मान लिया जाए 1 मिनट में आप 30 शब्द, आप 50 नहीं, बोलने के क्रम में तो ज़्यादा ही शब्द हम लोग प्रयोग कर बैठते हैं। लगभग मान लिया जाए कि 100 शब्द हम लोग 1 मिनट में बोल लेते हैं। 3 मिनट में इस तरह से कितना हो गया, 300 शब्द, है ना। तो आपको देखना है औसतन आप 1 मिनट में कितना शब्द आप बोल लेते हैं और उसी के आधार पर आपको 3 मिनट के लिए कितने शब्द आपके होने चाहिए वो निकाल लेना है और उसी के अनुरूप आपका कंटेंट तैयार होना है ना। देखिएगा कि आप एकदम सही समय पर हर चीज कह करके निकल जाएंगे। निष्कर्ष कहना बहुत जरूरी है, निष्कर्ष बोलना बहुत जरूरी है ना। हाँ। ऐसा लगता है जैसे बजर बजता तो एब्रप्टली हमको समाप्त करना पड़ता है। हाँ, वहां पर भी ऐसा ही वो डिस्टर्बिंग होगा। सही बात है कि वो बजल बजेगा तो लगेगा कि अब ब्लैंक हो गया, अब क्या बोले उसके बाद। लेकिन ये जरूर करना है कि कुछ सेकंड्स की मोहलत वहां पर भी मिल जाती है ना। आप 10 सेकंड्स में खत्म करिए, निष्कर्ष दे करके खत्म करिए, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। शिवानी। हाँ जी सर। परफॉर्मेंस तो आपका काफी अच्छा रहा। You have made really a very good performance in English and in Hindi also you have tried a lot. हिंदी भी आपकी अच्छी है, आपकी भाषा शैली अच्छी है, लेकिन जहाँ तक हिंदी की बात है, हिंदी के में धारा प्रवाह में आपने कम अंक प्राप्त किए हैं। आप 6 अंक प्राप्त किए हैं हिंदी वाले राउंड में। देखिएगा आवाज कहाँ से आ रही है। अच्छा अच्छा। हाँ शिवानी जी, धारा प्रवाह की जहाँ तक बात है, हिंदी में आप 6 अंक प्राप्त किए हुए हैं हिंदी में। और सर आवाज इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि आप उधर से आपका कुछ प्रॉब्लम है। शायद आप अपना जो है ना माइक्रोफोन को म्यूट करिए, अपना माइक्रोफोन म्यूट करिए। हाँ सर, अब ठीक है। हाँ चलिए, ठीक, बहुत अच्छा। हिंदी के धारा प्रवाह में आप 6 अंक प्राप्त किए हुए हैं और जहां तक बात है शैली की, हिंदी भाषा शैली की, तब उसमें आप 9 अंक प्राप्त किए हुए। शैली आपकी काफी अच्छी है, ठीक है, शैली अच्छी है और आपकी भाषा शैली और जो ओरेशन की शैली, दोनों ही शैली अच्छी है आपकी। 9 अंक आप प्राप्त कर रहे हैं लैंग्वेज कंटेंट में और 9 अंक प्राप्त कर रहे हैं, हिंदी वाले राउंड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 9 अंक आप प्राप्त कर रहे हैं ओरेशन की शैली में, वक्तृत्व की शैली में आप 9 अंक प्राप्त कर रहे हैं। और जहां तक बात है उच्चारण और उतार चढ़ाव की, हिंदी में काफी अच्छी शैली है। हिंदी में उतार चढ़ाव उच्चारण मुझे काफी अच्छा लगा और अंग्रेजी में भी आपकी अच्छी है ना। उसमें आप 8 अंक, हिंदी वाले राउंड में 8 अंक आप प्राप्त कर रहे हैं। और मटेरियल कंटेंट की जहां तक बात है, मटेरियल कंटेंट है तो कंटेंट मुझे अपेक्षाकृत ज्यादा अच्छा लगा। आपने शीर्षक को अच्छी तरह से समझा, इसके बाद उसी अनुरूप आपने इसे तैयार किया, इसलिए आपको हिंदी वाले ओरेशन में 17 अंक की प्राप्ति हो रही है। कितने में? 25 अंक में। काफी अच्छा है यह। और आवाज में आपको 7 अंक की प्राप्ति हो रही है हिंदी वाले राउंड में। और एक्यूरेसी की जहां तक बात है तो आप 3 मिनट में आप हर तरह की चीजों का समावेश कर चुके थे, निष्कर्ष भी दे दिए थे हिंदी वाले राउंड में, इसलिए आपको इसमें 10 अंक की प्राप्ति हुई है। As far as the English round is concerned, Shivani, you have secured 7 marks in fluency. Okay, because you are good at English. I think your English is better than Hindi. You feel more confident in English, isn't it? But you need to be equally confident in Hindi. Okay. Well, so Shivani, you have secured 7 marks out of 10 in fluency. And as far as language content is concerned, you have secured 10 marks in English in language content. Okay, and as far as the style
in oration is concerned, you have secured 9 marks as you have secured in the Hindi round. Okay. And as far as pronunciation and accent is concerned, you have secured 8 marks out of 10. And material content in English was almost the same. And so in that capacity, you have secured 17 marks out of 25. And voice, obviously voice is very sweet, melodious, 7 marks you have obtained. And in accuracy, you have obtained 9 marks because you were stretching out the point. You were belaboring your points. So it was Sir, voice a with bit 9 lengthy. history? Voice in 7 marks. And in accuracy, you have secured 9 marks. 1 mark less than in the Hindi round. Okay, in the Hindi round you have secured 66 marks, and in the English round you have secured 67 marks. Good marks. Very nice. Thank you, sir. Okay, any question to be asked to me? No, If sir. there is, okay, very nice. Because Simply keep on practice is practicing. Okay, yeah, really very nice. प्रैक्टिस करिए, अभ्यास पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करिए, आप अच्छा करेंगे. मनु सर, जी, हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है. हिंदी हिंदी तो क्योंकि ठीक है आपकी, हिंदी पर थोड़ा वही अभ्यास करिए, और कुछ नहीं हो सकता है ना. अभ्यास करिए, शुद्ध हिंदी बोलने का प्रयास करिए, बहुत अच्छा करेंगे आप. ओके, विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. मनु. यस सर. मिला जुला करके अच्छा रहा आपका परफॉर्मेंस. फिर भी आप सारे मापदंडों पर अपने अंक जान लेंगे. 7 अंक आप प्राप्त कर रहे हैं धारा प्रवाह में 10 में. लैंग्वेज कंटेंट की जहाँ तक बात है तो हिंदी राउंड में आप 8 अंक प्राप्त कर रहे हैं. अंग्रेजी राउंड में आप हिंदी राउंड में ही स्टाइल में, भाषा शैली में आप 10 अंक की प्राप्ति कर रहे हैं. शैली आपकी काफ़ी अच्छी रही है ना. इसी शैली का प्रयोग आपको करना है और थोड़ा कोशिश करना और भी इसमें बेहतरी हो सके. और बेहतरी तो होगी ही, अभी भी काफ़ी दिन है, आपके हाथ में काफ़ी समय है, इसलिए हर दिन आपको अभ्यास करना है. और बोलने के प्रति आपको बहुत काम करना है. काफ़ी हेजिटेशन दूर हुआ है, ये चीज़ तो मैंने मार्क किया है. और भी थोड़े काम करने की आवश्यकता है. ठीक है, आप भाषण शैली में 10 अंक प्राप्त कर रहे हैं हिंदी वाले राउंड में, और उच्चारण और उतार चढ़ाव में अर्थात प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सेंट में आप 7 अंक प्राप्त कर रहे हैं. हिंदी वाले में थोड़ा मुझे गड़बड़ लगा, लेकिन अंग्रेजी वाले में आप 1 अंक ज़्यादा प्राप्त किए हुए. पता नहीं, ये तो उल्टा हो गया है ना. एक्चुअली सर हिंदी वाले के लिए मैं प्रिपेयर करती नहीं हूँ. इंग्लिश वाला जो प्रिपेयर करती हूँ उसको मैं खुद से डिलीवर करती हूँ हिंदी के दौरान. चलिए, तो इसलिए अभी हिंदी मेरा लो चल रहा है कंपैरेटिवली. हाँ, हिंदी तो हमारी मातृभाषा, उस समय भी आप थोड़ा मोड़ा काम करके आप अच्छा कर सकते हैं. अच्छा है, अपने तरीके से रणनीति आप लोगों को बनाना है कि मेरी कौन सी कमजोरी है, उस कमजोरी पर आपको काम करना है, ज़्यादा काम करना है. जहाँ चोट लगे वहीं पर मलहम लगाया जाता है, ये नहीं कि उसके अगल बगल लगाया जाता है ना. इसीलिए वहीं पर आपको ज़्यादा काम करना है जहाँ पर कमजोरी या कमजोरियाँ हैं. ठीक है, आप अच्छी रणनीति आपने अपनाया है और यह काम करेगा डेफिनेटली. जहाँ तक ऐसे मैंने बताया है, आपको प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट में मिला है 8 अंक हिंदी वाले राउंड में. जहाँ तक है मटेरियल कंटेंट की बात, तो मनु जी यहाँ पर आपका परफॉर्मेंस थोड़ा कम रहा है क्योंकि आप यूसीसी पर ज़्यादा बोल गई. दूसरा जो कीवर्ड था एकीकरण, उस पर आपकी सामग्री दिखी नहीं ज़्यादा, है ना. उसको लेकर के आपको बोलना चाहिए था. ये 2 वर्ड्स है, यूसीसी एंड यूनाइटेडनेस, यूनिटी. बार बार इन दोनों ही शब्दों का पुनरावृत्ति होनी चाहिए थी, जो कि नहीं दिखा. आप 15 अंक प्राप्त कर रहे हैं मटेरियल कंटेंट में, ठीक है, हिंदी में. और अंग्रेजी में भी आप उतना ही प्राप्त किए हैं. आवाज़ की जहाँ तक बात है तो आवाज़ सही है, 7 में 7 आपको प्राप्त हुए हैं 10 में. और एक्यूरेसी की जहाँ तक बात है तो हिंदी वाले में आप ज़्यादा खींच दिए, 9 अंक उसमें प्राप्त हुए हैं. कंक्लूजन आपको देना चाहिए था, कंक्लूजन थोड़ा सा और भी प्रभावशाली होना चाहिए था आपका, है ना. तो देख लीजिएगा क्या करिएगा कि देखिए, अब मैं इसे
यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। मैं सभी को कह रहा हूँ कि मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आप अपनी भाषण को सुनिएगा, बार बार सुनिएगा कि कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं, है ना, किस तरह से मुझे बोलना चाहिए था। और क्या करिए कि इस चीज़ को दूसरे को भी सुनाइए जो आपसे बड़े हैं, जो लगता है कि वो शायद अच्छा आकलन कर सकते हैं, जैसे भैया हो, दीदी हो, अंकल हो, whoever, या आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, आप उनको फॉरवर्ड करिए, उनको सुनाए कि देखिए मैंने यहाँ पर भाषण दिया, इतना मिनट से इतना मिनट तक मेरा भाषण वहाँ पर चला, ओरेशन चला, तो बताइएगा कि कहाँ पर मेरे से प्रॉब्लम हो रही है, आप कितना अंक दीजिएगा, है ना। तो इस तरह से क्या होगा ना कि 2-4 तरफ से आपको आकलन प्राप्त होगा आपके ही भाषण को लेकर के, तो शायद ज़्यादा हो सकता है कि आप सीख सकते हैं। हो सकता है कि मेरे से कुछ छूट जाए, मैं उस चीज़ को नहीं पकड़ पाऊँ, हो सकता है कि वो दूसरा कोई पकड़े, है ना। वो कमजोरी बता करके आप उस कमजोरी पर काम करें और वहाँ पर आप एक बेहतर प्रतिभागी के रूप में उभर करके आ सके, है ना। इसलिए क्या है ना, मूल्यांकन की जहाँ तक बात है तो आप जरूर इसको दूसरे को भी सुनाइएगा, है ना, अपनी परफॉर्मेंस को लेकर, ठीक है। तो मैं 1-2 घंटे में, 3 घंटे में मैं इसको अपलोड कर दूंगा, ओके। वेल, तो 15 इस तरह से। और जहाँ तक बात है एक्यूरेसी की, तो आप अंग्रेजी, ये तो हो गया हिंदी वाले राउंड में, सारा हो गया क्लियर। हाँ। हाँ, यस सर, हिंदी राउंड में सर एक बार और 7, 8, 10, 8, 15, 7, 9। हाँ, 7-9 65 अंक इस तरह से आप प्राप्त कर रहे हैं। मैंने जोड़ भी लिया था आपके अंकों को। As far as English round is concerned, you have secured 7 marks in fluency. Keep writing. 9 marks in language content, 10 marks in style, 8 marks in pronunciation and accent, and 15 marks in material content. Similar marks you have obtained, and in voice you have secured 7 marks. In accuracy 10 marks. Okay, so I think this in the English round you have secured more marks than Hindi one. 1 mark. Yeah, only 1 mark. Okay, doesn't matter. It really matters that your English round is going on well, better than the Hindi one. Okay. So any question to be asked to me, to be raised before me? Okay. It's okay. Okay. Now you are in the right direction. You are improving. Simply keep on practicing. Okay. Thank you. Wish you all the best. Now Soumya. Yes, sir. Soumya, are you satisfied with the performance of yours today in the Hindi round? Do you think so? No, sir. And I what was about not satisfied. yes? What about the English round of yours? Are you fully English- satisfied with that too? Compared English. to Hindi, it is bit Yeah. better, but it was not satisfactory. Yeah. पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि मैं अभी खुद अगर सामने कोई ना हो ऐसे स्पीच दे रही थी, टच कर रही थी खुद को, तो वो मुझे अच्छा लग रहा था। बहुत सारे तथ्य आ रहे थे माइंड में, वो मैं उसको डाल रही थी बीच में। आई थिंक टाइम का बाउंडेशन नहीं था या कोई सुन नहीं रहा था शायद इस वजह से। लेकिन जब स्क्रीन पे बोलने लगी हो तो वो मैं आधे पॉइंट्स तो गायब हो गए मेरे। वर्ड्स जो बोल रहे थे वो आ ही नहीं रहे थे। तो आज पता नहीं क्या हुआ सर। खैर, बस यूं ही रियलाइज करते हुए आपको वहां पर चलना है, ठीक है। प्रेशर तो लेना ही है, बिना प्रेशर का आप आगे बढ़ नहीं सकते। जितना ज्यादा आप फ्रिक्शन पाएंगे उतना ज्यादा आप क्या है ना, जमीन को पकड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। इसलिए फ्रिक्शन का होना बहुत जरूरी है ना। फ्रिक्शन मीन्स गलतियां, और गलतियों का रियलाइजेशन करना बहुत जरूरी है ना। गलतियों को नहीं पकड़िएगा तो फिर सुधार कैसे होगे। ओके सौम्या जी, जहाँ तक बात है हिंदी राउंड की, तो इन द हिंदी राउंड यू हैव सिक्योर्ड 6 marks in fluency. Okay, and in the English round you have secured 7 marks, 1 mark more. As far as language content is concerned, in the Hindi round you have secured 9 marks and 9 marks in English as well. And as far as style is concerned, style was quite good. Style was satisfactory. There was no loophole in style. Okay, your style of delivering the oration was quite good. 10 marks you have secured in the Hindi round and in the English round as well. Yes, sir. And as far as pronunciation is concerned, in the Hindi pronunciation, you were mumbling.
as you may have noticed yourself, you have secured 7 marks in Hindi and 8 marks in English. Good marks out of 10. You have secured for 8 marks, then it's quite satisfactory. And as far as material content is there, it is of 25 marks. You have secured 15 marks in Hindi and 16 marks in English. Why it is so? Have you noticed? Maybe I have to put some points more toward the unification की Yes, मैंने unity. UTC पे ही ज्यादा फोर्स दिया मैंने भी I think so. Yeah, obviously, just you have noticed it yourself. That's nice. एक ही पॉइंट मैंने बोला होगा कि यूसीसी के आने से कैसे इंडिया यूनाइटेड हो सकता है आई थिंक एक ही पॉइंट था उसको मुझे और ऐड करना चाहिए था। तो वहां पर भी आप जब चयन करेंगे ना शीर्षकों का, तो वहां देख लीजिएगा कि कौन कौन सा कीवर्ड्स उसमें इस्तेमाल हुए हैं। उन कीवर्ड्स पर आपको 15 मिनट का समय आपको मिलेगा चुनने के लिए। तुरंत आपको तैयार कर लेना है ना, कि किस तरह से आपको हर तरह की चीजों को रखना है, किस तरह से आपको पैटर्न रखना है ना। देखिएगा कि काफी अच्छा बोल करके आप निकलेंगे। वेल, तो आप 15 मार्क्स प्राप्त कर रहे हैं हिंदी वाले में और 16 अंक आप प्राप्त कर रहे हैं अंग्रेजी वाले में। और आवाज की जहां तक बात है तो 7 अंक आप हिंदी अंग्रेजी में प्राप्त कर रहे हैं और एक्यूरेसी में थोड़ा सा कहीं खींचना आ गया, थोड़ा लंबा चला है ना, तो लेकिन ठीक था। 9 अंक आप प्राप्त कर रहे हैं दोनों में, अंग्रेजी और हिंदी में। 63 और 66 अंक इस तरह से शायद आपको प्राप्त हुए हैं, 3 अंक का डिफरेंस लिए हुए हैं, है ना। तो any question to be raised, any doubt? No. Now you are in the saturation point. बस और भी सैचुरेटेड होना है। Yes sir. हाँ, डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, देन आरोही, वेयर इज आरोही? ओके, आरोही, आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों को लेकर के मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आप हिंदी और अंग्रेजी में सामंजस्यता रखते हुए आपने ओरेशन दिया। You have maintained a very good coordination between the Hindi and the English language. That's really remarkable. That's a good thing. Okay, you have secured 7 marks in fluency and 7 marks in 7 marks in Hindi fluency and 7 marks in the English fluency. Okay, and as far as language content is concerned, you have secured 10 marks in Hindi and 10 marks in English. Good language content, and your style was also good. You have secured 10 marks in both the rounds, 10 marks in Hindi, 10 marks in English. And pronunciation and accent, it was nice. You have secured 8 marks in pronunciation and accent in Hindi and 8 marks in the English round as regards pronunciation and accent. Okay, and as far as material content is concerned, you have secured 16 marks and 15 marks in English. In English, less materials were there. In Hindi, I noticed a bit more materials, but in English, there was some shortage of good points. Did you notice that yourself? In the end, in हिंदी वाले राउंड में मैंने थोड़ा सा एकता पे 14 पॉइंट्स डाला। हाँ, in English, in the end, I merely spoke, I think, only 2 sentences, maybe on unity fact. हाँ, और काफी जल्दी आपने खत्म भी कर दिया था। लगभग आपके पास 40 सेकंड्स के करीब बचा भी हुआ था उस समय, है ना। तो खैर, मिला जुला करके आपने अच्छा किया है। 16 अंक आप प्राप्त कर रहे हैं हिंदी वाले में मटेरियल कंटेंट में और 15 अंक प्राप्त कर रहे हैं अंग्रेजी वाले में।
वॉइस आपकी अच्छी है, 7-7 अंक आपने प्राप्त किया है। और एक्यूरेसी की जहाँ तक बात है, 10 अंक आप हिंदी में प्राप्त कर रहे हैं और इंग्लिश में 9 अंक प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो मार्क्स काफ़ी अच्छा है, मिला जुला करके देखा जाए तो 68 मार्क्स के करीब आपको मिला है दोनों में। अब बात उठती है मिस्टर, ओके, एनी क्वेश्चन? ओके, थैंक यू। मिस्टर अंकित, यस सर। आपने तैयारी किया था ना इस पर? नहीं सर। इसके बावजूद भी आप अच्छे मार्क्स कैसे ले आए यार, बताइए। हाँ, सर आपके बस मार्गदर्शन का है जो भी है सर। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मुझे बोलना चाहिए, कुछ तो बोल ही दूंगा। लेकिन आपने तो अच्छा बोला यार। यानी स्टार्टिंग में मैं आपको कह नहीं रहा था कि मैं तो वही नहीं बोल रहा, मतलब आपने बता दें कि इनके बोल रहे। आपने कई तरह के तथ्य और आंकड़े रखे और काफी टू द पॉइंट बोला, प्रासंगिक थे, हर चीज प्रासंगिक थी। मैंने तो लैंग्वेज मटेरियल कंटेंट में हिंदी वाले राउंड में मैंने 18 अंक तक आपको मार्क्स दे दिए, हाईएस्ट मार्क्स, और 17 अंक दे दिए हैं मैंने अंग्रेजी वाले में। बिना तैयारी का आप इतना अच्छा बोल सकते हैं, तो तैयारी जब करिएगा तो फिर तो पता नहीं कितना मार्क्स आप लाएंगे। खैर, आप सुन लीजिए, फ्लुएंसी में आप 7 अंक प्राप्त किए, हिंदी अंग्रेजी दोनों आपकी अच्छी है और काफ़ी सुधार मुझे देखने के लिए मिला। इतने दिन में थोड़ा शायद कॉन्फिडेंस आया है परीक्षा देने के बाद भी, और थोड़ा विराम है ना, विचार शून्यता वाली स्थिति में रहे, इस कारण से भी थोड़ा ज़्यादा आप गेन कर पाए, है ना, खुद के बारे में ज़्यादा आप समझ पाए। म्यूट है आप, इसको ऑन करिए। जी सर। सर एक हफ्ता तो मिस हो गया सर पिछले वाला। 7 अंक आप प्राप्त किए हैं धारा प्रवाह में, 7 अंक हिंदी में और अंग्रेजी में भी 7 अंक प्राप्त किए हैं। लैंग्वेज कंटेंट में 9 अंक हिंदी वाले राउंड में प्राप्त किए हैं और अंग्रेजी में मुझे ज़्यादा अच्छा लगा सुनने में, 10 अंक आप उसमें प्राप्त किए। और स्टाइल में काफ़ी अच्छा आपने परफॉर्मेंस किया, 10-10 अंक आप प्राप्त कर रहे हैं इसमें। और प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट में 8-8 अंक प्राप्त कर रहे हैं। और एक्सक्यूज मी, हाँ, 10-10 अंक। उसके बाद मटेरियल कंटेंट में आप 18 अंक हिंदी में, 17 अंक आप अंग्रेजी में प्राप्त कर रहे हैं। वॉइस में 7-7 अंक प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक एक्यूरेसी की बात है, आपने मैटर को काफ़ी खींचा, लेकिन आपका कंक्लूजन काफ़ी बेहतर था। कंक्लूजन आपने बहुत ही अच्छा दिया, हालांकि 1-2 और भी अच्छे दिए हुए थे। कंक्लूजन में एक मनु जी और एक मैंने अंकित जी, है ना, कंक्लूजन आपका अच्छा रहा। और मार्क्स आप, और हाँ, एक्यूरेसी में आपको एक में 8 अंक प्राप्त हुए और एक में 9 अंक प्राप्त हुए। और इस तरह से आप 68-67 करके इस तरह से कुछ अंक प्राप्त कर पा रहे हैं, है ना, काफ़ी अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहा। लेकिन यही चीज़ को आपको सुनना है, जब यूट्यूब पे आएगा तब आपको सुनना है और सुनवाना भी है ना। और हाँ, शैली में सुधार करना है, थोड़ा और सुधार करने की आवश्यकता है। ये तो मैं तो भर करके मार्क्स दे रहा हूँ, है ना। हाँ, बोलिए सर। ये जो पिछले वाला था ना सर, मैंने सुनवाया था, हमारे जो बड़े सीनियर हैं एक दो, तो उन्होंने भी सर गाइड करा था। आप सही कह रहे हैं कि जो चीज आपसे छूट गई वो चीज वो बता देते हैं। हाँ हाँ हाँ, सही बात है, वो बता देंगे, है ना। इसीलिए क्या है ना, फॉरवर्ड करना है उसको। और किन्हीं को कुछ विशेष तरह की बातें पूछना है, कुछ गुफ्तगू करना है? आपने जब मार्क्स बताया था ना, मेरा सब हौच-पौच हो गया है। अच्छा ठीक है, तो मैं एक फिर बार से बता देता हूँ। मार्क्स में हाँ हाँ पूछ हाँ, रही हूँ जरूर कि जरूर, मैं फिर से मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, लिखना शुरू करिए। देखिए, हिंदी वाले राउंड में आप 6 अंक फ्लुएंसी में प्राप्त कर रहे हैं और 6 अंक आप अंग्रेजी वाले राउंड में 6-6 अंक प्राप्त कर रहे हैं फ्लुएंसी में। और लैंग्वेज कंटेंट में 9-9 अंक प्राप्त कर रहे हैं। स्टाइल में 8-8 अंक प्राप्त कर रहे हैं। प्रोनाउंसिएशन में 7-7 अंक प्राप्त कर रहे हैं। मटेरियल कंटेंट थोड़ा कमजोर था, इसलिए आपको 15-15 अंक प्राप्त हो रहे हैं। आवाज़ में मम्बलनेस थोड़ा सा ज़्यादा था, ज़्यादा हेजिटेशन था, तो उसमें आपको 6-6 अंक प्राप्त हो रहे हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। सबसे बड़ी खूबी तो जैसा मैंने बताया कि दोनों में आपका परफॉर्मेंस कहा जाए तो एक तरह से जा रहा है। ये पॉजिटिव चीज़ है, पॉजिटिव इंडिकेशन है। और एक्यूरेसी में 10 और 9 अंक आप प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है।